साइन थीटा अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। थीटा के अपोजिट में कौन है? x, हाइपोटेन्यूज में कौन है? 12। तो x क्या हो जाएगा फिर बोल? 12 इंटू साइन थीटा। तो ये आ गया फोर्स, ये आ गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस। दोनों की वैल्यू पुट कर दे। टॉर्क क्या आएगा देख, फोर्स के यहाँ पर क्या आएगा बेटा? इंटू क्यू, इंटू क्यू, और x के यहाँ पर क्या आएगा बोल? 12 इंटू साइन थीटा, 12 इंटू साइन थीटा। इसको रीअरेंज करके मैं ऐसा लिख सकता हूँ, q इंटू 12 इंटू ई इंटू 12 साइन थीटा। लिख सकता है या नहीं? बोलो, चलेगा ना? q और 12 को एक साथ ले लिया, e को एक साथ ले लिया, साइन थीटा अलग। व्हाट इज दिस q इंटू 12? डायपोल मोमेंट, याद है? डायपोल का डेरिवेशन करने से पहले ही सिखाया था। q इंटू 12, चार्ज इंटू डिस्टेंस, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? डायपोल मोमेंट। तो ये टॉर्क क्या बन जाएगा देख, टॉर्क विल बी PE साइन थीटा। तो ये टॉर्क का फॉर्मूला। इसी को आप ऐसा भी लिख सकते हो, P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। साइन थीटा है ना, तो साइन थीटा हटता है तो क्या आता है रे? क्रॉस प्रोडक्ट। तो ये टॉर्क का फॉर्मूला है। ये किसका फॉर्मूला बेटा? टॉर्क। चाहे ये फॉर्मूला लिखो, चाहे ये फॉर्मूला। ये स्केलर फॉर्म में, ये वेक्टर फॉर्म, मतलब ये मैग्नीट्यूड के फॉर्म में, ये वेक्टर फॉर्म में। तो आपके टेक्स्ट बुक में जो डेरिवेशन चालू किया है ना, उसमें पहली लाइन में उसने सीधा ये लिखा है। बाकी ये आया कहाँ से, समझे सबको अच्छे से? इज इट वेरी मच क्लियर? अभी ये टॉर्क है जो इस डायपोल के ऊपर एक्ट कर रहा है। इस डायपोल के ऊपर क्या कर रहा है बेटा? एक्ट कर रहा है। अपने को क्या करना है? इस डायपोल को वापस से न्यूट्रलाइज करना है, फिर से पुरानी पोजीशन पे लेकर के आना है, ठीक है ना? तो हम लोग क्या लिखेंगे? लेट दिस टॉर्क या इफेक्ट ऑफ दिस टॉर्क, इफेक्ट ऑफ दिस टॉर्क is neutralized by applying external torque। बाहर से हम लोग एक टॉर्क लगा रहे हैं जिसको टाउ एक्सटर्नल बोल दे रहे हैं। क्या बोलते हैं बोल? टाउ एक्सटर्नल। बाहर से एक टॉर्क लगा रहे हैं टाउ एक्सटर्नल, और इस डायपोल को मूव कर रहे हैं एंड रोटेटिंग द डायपोल फ्रॉम पोजीशन थीटा 0 टू थीटा। मतलब ये डायपोल ऐसे था, तो ये वाला एंगल समझो थीटा 0 था, मैं इसको घुमा के कितने एंगल पे लेके आ रहा हूँ? थीटा एंगल। थीटा 0 से थीटा एंगल। इनिशियल एंगल को क्या नाम दे रहे हैं हम लोग? थीटा 0। और फाइनल एंगल को क्या नाम दे रहे हैं? थीटा। तो थीटा 0 से थीटा तक हम लोग घुमा रहे हैं इसको। अपने आप घूमेगा क्या ये? एक्सटर्नल टॉर्क हम लोग अप्लाई करें ना, मतलब हम लोग को क्या अप्लाई करना पड़ रहा है? वर्क डन। क्या करना पड़ रहा है बोल? वर्क डन। एंड द वर्क डन इज, and the work done is W। तो अब बस अपने को ये W वर्क डन निकालना है, क्योंकि यही जो वर्क डन रहेगा वो क्या बन के स्टोर होगा बोल? पोटेंशियल एनर्जी। अभी वर्क डन को कैसे निकालूं? तो इस वर्क डन को निकालने के लिए सीधा इतना बड़ा गैप मत लो कि थीटा 0 से थीटा तक घुमा रहे, थीटा 0 से थीटा तक घुमा रहे, सीधा इतना बड़ा डिस्प्लेसमेंट मत लो, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मत लो, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट लो। छोटे डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क डन भी क्या रहेगा? छोटा सा रहेगा। उसको इंटीग्रेट करके क्या निकालेंगे? टोटल वर्क डन। ठीक है ना? इधर देख, कंसीडर स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा, देन वर्क डन विल बी डी डब्ल्यू। अब कैसे निकालेंगे सर वर्क डन? कैसे निकालेंगे वर्क डन? तो इधर ध्यान से देख, वर्क डन का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है बोल? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन ये फॉर्मूला वैलिड है लीनियर मोशन में। कौन से मोशन में? लीनियर। यहाँ पे कौन सा मोशन हो रहा है? घूम रहा है। घूम रहा मतलब एंगुलर मोशन हो रहा है। एंगुलर मोशन में हम लोग फोर्स को किससे रिप्लेस कर देते हैं? टॉर्क से। और एंगुलर लीनियर डिस्प्लेसमेंट को एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो बता फिर वर्क का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? टाउ इंटू थीटा। You need to derive this thing. We have already done this thing in rotational dynamics. ठीक है ना? तो W का फॉर्मूला क्या है देख, टाउ। टाउ कौन सा रहेगा? लेकिन टाउ एक्सटर्नल, एक्सटर्नल अप्लाइड टॉर्क। और डिस्प्लेसमेंट कितना दिया बेटा हमने? छोटा सा, कितना? डी थीटा। तो DW इज इक्वल्स टू टाउ एक्सटर्नल इंटू डी थीटा। मुझे बताना, ये जो टाउ एक्सटर्नल है इसकी वैल्यू मिनिमम किसके बराबर होना चाहिए? इस टाउ के बराबर होना चाहिए, एटलीस्ट इसके बराबर तो होना चाहिए। इससे कम रहेगा तो घूमेगा क्या ये? नहीं घूमेगा। तो टाउ एक्सटर्नल की यहाँ पे क्या रख दूंगा देख, मैं DW विल बी टाउ एक्सटर्नल। क्या आएगा टाउ एक्सटर्नल की यहाँ पर? PE, बोलो, PE साइन थीटा इंटू डी थीटा। ये छोटा सा वर्क डन है। देखो टोटल वर्क डन क्या रहेगा बोल?
टोटल वर्क डन क्या रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ दिस स्मॉलर वर्क डन। अच्छा ये स्मॉल वर्क डन को देख के बता इसमें वेरिएबल कौन है, वेरिएबल कैसे पहचानते हैं, जो डी के साथ हो, डी के साथ कौन है, थीटा, मतलब अपना वेरिएबल कौन है, थीटा। तो जब ये टोटल वर्क डन हम लोग निकाल रहे हैं, वहां पर थीटा की इनिशियल वैल्यू क्या है, थीटा 0, और फाइनल वैल्यू, तो लिमिट क्या आएगी इधर, थीटा 0 टू थीटा, सही है। वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर, W विल बी थीटा 0 टू थीटा, dw कितना है, PE साइन थीटा डी थीटा। P और E कांस्टेंट है, बाहर निकालना, P भी चेंज नहीं होने वाला है, Q इंटू 12, डाइपोल की चार्ज की वैल्यू और लेंथ तो फिक्स रहने वाली, इलेक्ट्रिक फील्ड जो बाहर है वो भी क्या रहने वाला है, फिक्स। तो ये P और E फिक्स है, बाहर निकालो, चेंज खाली कौन हो रहा है बेटा, थीटा चेंज हो रहा है ना। तो P और E को बाहर निकाल लो, P और E बाहर चले गया, थीटा 0 थीटा साइन थीटा डी थीटा। व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा, माइनस कॉस थीटा, कॉस थीटा नहीं माइनस। इंटीग्रेशन में याद करो 11th में सिखाया था, जब आंसर सी से आता है तो उसमें माइनस लगाते है ना। साइन थीटा का इंटीग्रेशन कॉस थीटा आएगा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या आएगा बोल, कॉस थीटा, और वो किससे आ रहा है देख, सी से, तो क्या आएगा माइनस। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा क्या होता है बोल, माइनस कॉस थीटा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। लोअर लिमिट कितना है रे, थीटा 0, अपर लिमिट कितना है, थीटा। अब लिमिट अप्लाई करते हैं इस पे, PE पहले थीटा की जगह पर क्या रख देंगे, अपर लिमिट, तो माइनस कॉस थीटा की जगह पर थीटा आ जाएगा, फिर क्या करेंगे थीटा की जगह पर थीटा नॉट लगाएंगे, तो माइनस कॉस थीटा नॉट, और फिर इन दोनों के बीच में ये वाले जो माइनस है वो पहले से थे, और ये वाला जो माइनस है वो फॉर्मूले का माइनस। क्या बनेगा देखिए, W इज इक्वल टू PE माइनस कॉस थीटा माइनस माइनस प्लस कॉस थीटा 0। तो इसी चीज को मैं और कैसा लिख सकता हूँ देख, W इज इक्वल टू P इंटू ई, बोलो ये प्लस वाले को पहले लिख लो, cos थीटा 0 माइनस cos थीटा, सो दिस इज दी वर्क डन। ये क्या बेटा, कई बार ना आपसे न्यूमेरिकल में एनर्जी पूछने के लिए वर्क डन ही पूछने का, कि डाइपोल को इतने एंगल से इतने एंगल तक घुमा रहे, 30 डिग्री से 90 डिग्री तक घुमा रहे, 90 डिग्री से 60 डिग्री तक, वैसा एंगल देगा, यहाँ से यहाँ तक घुमा रहे, तो कितना वर्क डन लगेगा बताओ, तब ये फॉर्मूला यूज करेंगे, W इज इक्वल टू PE cos थीटा 0 माइनस cos थीटा। ये इनिशियल एंगल है, फाइनल एंगल है। अच्छा पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगी, से तो सिंस पोटेंशियल एनर्जी इज U इज इक्वल टू W, तो U भी कितना रहेगा बेटा बोल, U इज इक्वल टू PE cos थीटा 0 माइनस cos थीटा। तो चाहे आपसे वर्क डन पूछे, चाहे आपसे पोटेंशियल एनर्जी पूछे, दोनों का फॉर्मूला क्या है बेटा, सेम, ठीक है ना, ध्यान दे दे। केस 1, क्या होगा अगर मेरा डाइपोल इनिशियली इलेक्ट्रिक फील्ड को परपेंडिकुलर, इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसा था, परपेंडिकुलर। तो इफ डाइपोल इज परपेंडिकुलर टू फील्ड इनिशियली, यानी शुरुआत में मेरा डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड को परपेंडिकुलर था, बाद में मैंने इसको घुमा के थीटा एंगल तक लेके गया, तो इनिशियली कैसा है, परपेंडिकुलर। थीटा नॉट कितना हो जाएगा बोल, थीटा नॉट कितना हो जाएगा बोल, 90 डिग्री, थीटा नॉट कितना हो जाएगा 90, और कॉस थीटा नॉट कितना हो जाएगा, कॉस थीटा नॉट हो जाएगा cos 90, और cos 90 कितना होता है बेटा 0, cos 90 कितना होता है बोल 0। तो देखिए क्या बनेगा फिर, U इज इक्वल टू PE cos थीटा नॉट माइनस cos थीटा, और ये तो 0 है, तो PE 0 माइनस cos थीटा, क्या बचेगा ये PE माइनस cos थीटा, दोनों को मल्टीप्लाई करो, प्लस माइनस माइनस PE cos थीटा, ये रहेगी आपकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अगर इनिशियली इलेक्ट्रिक डाइपोल कैसा है बोल, परपेंडिकुलर। इसी को आप एक तरीके से और लिख सकते हो, ये माइनस ऐसे रहने, P वेक्टर E वेक्टर cos थीटा, cos थीटा हटता तो क्या आता है डॉट प्रोडक्ट, तो कैसे लिखेंगे इसको, P वेक्टर डॉट E वेक्टर। तो ये अगर आपका डाइपोल इनिशियली परपेंडिकुलर था तो ये फॉर्मूला रहेगा। केस 2, परपेंडिकुलर को क्या कर देंगे बोल, पैरेलल। इफ डाइपोल इज पैरेलल टू फील्ड इनिशियली, पैरेलल मतलब फील्ड कैसी है, फील्ड कैसी है, ऐसी है ना, तो मेरा डाइपोल भी शुरू में ऐसे ही था, ऐसा नहीं है, इसको पैरेलल नहीं बोलेंगे, इसको एंटी पैरेलल, इसको पैरेलल। सर ये और ये सेम ही तो नहीं, सेम है रे, डाइपोल मोमेंट जो होता है P इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये कहाँ से कहाँ जाता है, नेगेटिव से पॉजिटिव डायरेक्शन, डाइपोल जिस दिन पढ़ा था उस दिन बताया था, डाइपोल मोमेंट कहाँ से कहाँ जाता है, नेगेटिव से पॉजिटिव,
नेगेटिव इधर है, पॉजिटिव इधर है, ये इसका डायरेक्शन, एरो ऐसा ऐसा, तो ये ऐसा रहेगा तो पैरेलल बोलेंगे, ये ऐसा रहेगा तो एंटी पैरेलल बोलेंगे। समझ आ रहा अच्छे से? तो इनिशियली पैरेलल था, तो थीटा जीरो क्या लेंगे बोल, जीरो, और कॉस थीटा जीरो कितना आएगा, कॉस जीरो मतलब 1, तो यू क्या बन जाएगा देख, पीई कॉस थीटा जीरो माइनस कॉस थीटा जीरो की वैल्यू क्या है, 1, खत्म हो गया। यहाँ पर आपकी डेरिवेशन भी क्या होगी बेटा बोल, फिनिश। इसको लिखो, फिर इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल है वहीं पे सॉल्व एग्जांपल में। टाउ विल बी मैक्सिमम व्हेन sin थीटा इज मैक्सिमम, जो कि कितना होता है बेटा 1। तो देख टाउ मैक्स क्या बनेगा फिर बोल, टाउ मैक्स इज इक्वल टू पीई, ये लिखना है, लिखा गया इसको नहीं, क्यों नहीं लिखा,
1 है मत लिखो तो भी चलेगा। तो वैल्यू पुट कर इधर, tau max is equals to P. How much is P? 2 into 10 raised to minus 8. E. How much is E? 10 raised to 5. ये minus 8 ये plus 5 कितना बनेगा बोल? 2 into 10 raised to minus 3. टॉर्क का यूनिट होता है न्यूटन मीटर। क्या होता है बोल? न्यूटन मीटर। सॉरी, ये पहला आंसर आ गया अपना, है ना, आधा क्वेश्चन हो गया। अब और क्या निकालना है बेटा अपने को? W। मैंने बोला था चाहे W बोले चाहे पोटेंशियल एनर्जी बोले, दोनों का फॉर्मूला सेम। क्या फॉर्मूला है? PE cos theta 0 minus cos theta. Let's put the values. P, how much is P? 2 into 10 raised to minus 8. E, how much is E? 10 raised to 5. Cos theta 0 कितना बेटा? 0. Cos theta कितना बेटा? 180. तो ये बनेगा 2 minus 8 plus 5 minus 3. Cos 0 1. Cos 180 minus 1. ये माइनस माइनस, तो 2 into 10 raised to minus 3, 1 plus 1. 1 plus 1 कितना करे? तो 2 into 10 raised to minus 3 into 2. So answer will be 2 to the 4. तो W आएगा 4 into 10 raised to minus 3 जूल। खत्म। इजी है, इजी भी है और इंपॉर्टेंट भी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, समझा अच्छे से। ये हो गया आपका 8.14। अभी देखो टेक्स्ट बुक में नेक्स्ट हेडिंग क्या है? फ्री चार्जेस, बाउंड चार्जेस, कंडक्टर, इंसुलेटर, और फिर उसके बाद हेडिंग है डाइलेक्ट्रिक। फिर डाइलेक्ट्रिक के टाइप है, पोलर डाइलेक्ट्रिक है, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। फिर उसके बाद हेडिंग है पोलराइजेशन ऑफ अ डाइलेक्ट्रिक। फिर है रिडक्शन इन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइलेक्ट्रिक। और फिर एक टॉपिक चालू किया कैपेसिटर। फिर एक टॉपिक चालू किया क्या? कैपेसिटर। यहां से अब एक एकदम नया पार्ट चालू हो रहा है बेस्ड ऑन कैपेसिटर। यहाँ से एकदम नया पार्ट चालू है, कौन सा बेटा? कैपेसिटर। कैपेसिटर उसने डायरेक्ट नहीं पढ़ा है, पहले आपको कैपेसिटर पढ़ने के लिए रेडी किया है। फ्री चार्ज किसको बोलते हैं, बाउंड चार्ज किसको बोलते हैं, कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या होती है, पोलराइजेशन ऑफ अ डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक की टाइप्स, पोलर डाइलेक्ट्रिक, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, ये सब आपको पढ़ाया ताकि बताया ताकि आप किसको पढ़ सको? कैपेसिटर। तो यहां से चैप्टर में एक एग्जैक्टली न्यू टॉपिक चालू हो रहा है जो कि अपना क्या है बेटा? कैपेसिटर। और मैं आपको बताऊं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की जहां तक थियरी कंसर्न है ना, कैपेसिटर वाला पार्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट। 100 में से 80% टाइम्स क्वेश्चन जो है ना वो कैपेसिटर के पार्ट से आता है। अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे इससे थियरी आती है लेकिन चांसेस कम है। ऐसा नहीं कि नहीं आती, कई बार इससे भी थियरी आई है, लेकिन अगर आप कंपेयर करोगे तो ज्यादा थियरी कहां से पूछी जाती है बोल? कैपेसिटर से। और अच्छी बात यह है कि इससे अगर आप कंपेयर करोगे तो कैपेसिटर वाला पूरा पार्ट थोड़ा आसान है, इतना मुश्किल नहीं। ये भी उतना मुश्किल नहीं था लेकिन इससे कंपैरेटिवली कैपेसिटर थोड़ा इजी है, समझा रहे? तो यहां से आधा चैप्टर पूरा कैपेसिटर से रिलेटेड है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे पता है, ध्यान से सुनो। अभी तक जितना भी हमने पढ़ा किसके किसके बारे में पढ़ा? फ्लक्स के बारे में, एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, उसके 3 डेरिवेशन किए थे, करेक्ट है। फ्लक्स के बारे में, गॉस थ्योरम के बारे में। फिर उसके बाद हमने पोटेंशियल का कंसेप्ट पढ़ा, पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, अलग अलग केस के पोटेंशियल को निकाला। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ सिंगल चार्ज, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ n चार्जेस। और फिर पोटेंशियल एनर्जी की 5 कंडीशन पढ़ी हमने। पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू 2 चार्जेस, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ n चार्जेस, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिंगल चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 चार्जेस इन इलेक्ट्रिक फील्ड, और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ये पूरा जो अभी तक हमने टॉपिक पढ़ा है इसके ऊपर एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन है पहले हम लोग उसको सॉल्व करें, फिर मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर से फ्रेश एकदम कैपेसिटर को स्टार्ट कराऊंगा, समझ आ रहा है? तो एक्सरसाइज में इस आधे पूरे चैप्टर के ऊपर जितने भी न्यूमेरिकल्स है अभी हम लोग वो सॉल्व करने हैं। क्या बोला, समझा? और अगर आप लोग एक चीज नोटिस करोगे तो ऑलरेडी हम लोग इन सारे टॉपिक्स के ऊपर 14 न्यूमेरिकल सॉल्व कर चुके हैं। दिख रहा है 8.14, 8.1 से स्टार्ट किया था। ऑलमोस्ट हर टॉपिक पे आपको एक दो न्यूमेरिकल सॉल्व एग्जांपल में दिया हुआ, समझ आ रहा है अच्छे से? अभी एक्सरसाइज पर आते हैं, देखते हैं एक्सरसाइज में कितने क्वेश्चंस दिया हुआ है। जो जो होते जाएगा उसको टिक करना, जो मैं नहीं करा रहा हूं मतलब वो कैपेसिटर का क्वेश्चन है, तो उसको कैपेसिटर पढ़ने के बाद करेंगे। समझ में आ रहा है अच्छे से? ठीक है, कम टू योर एक्सरसाइज। सबसे पहले एमसीक्यू देखेंगे बेटा, एमसीक्यू पेज नंबर 212 आए एमसीक्यू में, उसमें जो चौथा एमसीक्यू है, चौथा 4th एमसीक्यू वो देखेंगे। पिक कर लो उसको, 4th एमसीक्यू को। क्या बोला देखो 4th एमसीक्यू में,
क्या बोला देख, चार्ज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू आर प्लेस्ड एट पॉइंट्स ए एंड बी रिस्पेक्टिवली विच आर डिस्टेंस 2l अपार्ट। ठीक है ना, डायग्राम में भी दिखाया उसको। तो दो पॉइंट है बेटा, डायग्राम बना देता हूं मैं इधर, दो पॉइंट है। ठीक है, ध्यान से देखना, एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट है बी। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया उसने 2l। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या दिया बेटा, 2l। और यहाँ पर कौन सा चार्ज रखा हुआ है देख, ए पे चार्ज रखा है प्लस क्यू और बी पे चार्ज रखा है माइनस क्यू। आगे पढ़ते क्या दिया देख, C इज द मिड पॉइंट ऑफ ए एंड बी। ए और बी के बीचों बीच में एक C पॉइंट मौजूद है जो कि मिड पॉइंट यानी एग्जैक्टली हाफ। तो इधर ध्यान से देखना, यहाँ पर है पॉइंट C। तो अगर ये मिड पॉइंट है तो मुझे बता ये डिस्टेंस कितना रहेगा, L ना। आप डायग्राम में देख सकते हो डिस्टेंस उसने L दिया है। ठीक है, आगे देखेंगे क्या बोला उसने, C is the midpoint of A and B. The work done in moving a charge plus capital Q. अब एक तीसरा चार्ज है, क्या नाम है उसका, प्लस कैपिटल Q। इसको मूव करने में जो वर्क डन लगेगा, अब कहां से कहां मूव करे देखो, a charge plus Q along the semi circle CRD as shown in the figure। एक सेमी सर्कल पे मूव कर रहे हैं, क्या नाम है सेमी सर्कल का, CRD। देखिए C है, सेमी सर्कल समझता है ना, आधा सर्कल। सर्कल कैसे बनता है रे, ये देख, ये सेंटर लेंगे इसको और ये आपका रेडियस रहेगा और फिर यहां से ऐसा एक सर्कल बनेगा। तो एक सेमी सर्कल बना देता हूं मैं, यहां से ऐसा एक सेमी सर्कल बना, ये वाला पॉइंट है R और ये वाला पॉइंट है D। तो इधर पे एक चार्ज था प्लस कैपिटल Q, इसको यहां से उठा के लेकर के आके कहां पे रखे, यहां पे रखे। तो यहां से यहां लाने में जो वर्क डन लगेगा वो वर्क डन कितना होगा वो अपने को पता करना है। क्या पता करना है, समझा रे, क्या पता करना है, समझा। अच्छा, डायग्राम में ना ये लेंथ नहीं दिया है, आप बताओ कितना रहेगा, ये लेंथ, ये L रहेगा ना यार, सर्कल है वो, सेमी सर्कल मतलब सर्कल। तो ये जितना रेडियस है उतना यहाँ पे भी रहेगा ना, तो ये डिस्टेंस भी कितना रहने वाला है बोल। तो क्वेश्चन समझा, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, भले से एमसीक्यू में दिया हुआ है, आपको अलग से न्यूमेरिकल में भी पूछ सकते हैं। बहुत इजीली हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या निकालना है बोल, W। क्या निकालना है बेटा, W। याद करो, अगर दो पॉइंट है तो उसके लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला दिया था, फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल माइनस इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल बराबर होता है वर्क डन अपॉन चार्ज। वर्क डन अपॉन चार्ज, ये कौन सा चार्ज होता है जिसको मूव कर रहे हैं पॉइंट 1 और पॉइंट 2 के बीच में। ठीक है, तो ध्यान से देख, इसको हम यहाँ पे हम लोग किसको मूव कर रहे बेटा, प्लस क्यू को। यहाँ पर किसको मूव करे बोल, तो ये क्यू की जगह पर क्या आएगा बोल, प्लस क्यू। वर्क डन अपने को पता करना है, खाली ये दो चीज निकाल लेंगे तो मिल जाएगा वर्क डन। क्या, V1 और V2, इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल और फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल। तो इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल किसका पोटेंशियल रहेगा, C का, और फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल किसका पोटेंशियल रहेगा, D का। तो इधर ध्यान से देख, पोटेंशियल एट C, पहले C पर पोटेंशियल निकालते हैं। तो C पर जो पोटेंशियल रहेगा इसको मैं बोल देता हूँ V1। क्या बोल देता हूँ बोल, V1, क्योंकि वो पहला पॉइंट था, चार्ज यहां से शुरू हुआ है वहां गए हैं। तो मुझे बताना इस पॉइंट C के ऊपर कौन कौन से चार्ज की वजह से पोटेंशियल आएगा, एक प्लस Q की वजह से और एक माइनस Q की वजह से। ये कैपिटल Q को छोड़ दो, तो बाद में आया, उसको उठा के लेके जाए। इस पॉइंट C के ऊपर पोटेंशियल किसकी किसकी वजह से आएगा, प्लस Q और माइनस Q। तो प्लस Q की वजह से कितना आएगा, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज अपॉन डिस्टेंस। तो ये चार्ज कितना है देख, प्लस Q, और डिस्टेंस कितना है इसके और इसके बीच में, डिस्टेंस कितना है, ये पूरा 2l है, ये l है, तो ये भी कितना रहेगा, तो डिस्टेंस कितना है बोल, l। सही है, फिर प्लस, ये तो इसकी वजह से है ना, और यहाँ पर किसकी वजह से पोटेंशियल आएगा देख, माइनस Q की वजह से। क्या लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज कितना है बेटा, माइनस Q, और ये डिस्टेंस भी कितना है, l। क्या बचेगा देख, प्लस में आएगा ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये प्लस नहीं भी लिखा तो भी चलेगा, ये प्लस और ये माइनस, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई L। क्या हो जाएगा, ये दोनों एग्जैक्टली सेम है और माइनस हो रहा है, क्या आएगा, 0। तो V1 कितना आया रे, 0। इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना आया, 0। कॉमन सेंस, ध्यान से सुन, ये प्लस Q, ये माइनस Q, मतलब दो इक्वल अपोजिट चार्ज, क्या हो गया ये, डायपोल। क्या हो गया ये, डायपोल के इक्वेटर पे पोटेंशियल कितना होता है, 0। ये बीचों बीच में मतलब इक्वेटर पे मौजूद है ना, तो पोटेंशियल कितना रहेगा, 0। तो अगर एमसीक्यू में क्वेश्चन होता ना तो इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं थी। मैं साफ साफ मेरे को दिख रहा है, ये प्लस Q, ये माइनस Q, मतलब ये पूरा डायपोल है, डायपोल के बीचों बीच में इक्वेटर पे पोटेंशियल कितना होता है, 0। डायरेक्ट V1 0 है, खत्म। समझे अच्छे से। अभी V2, तो V2 कहाँ का पोटेंशियल है बोल, D का। तो पोटेंशियल एट पॉइंट D कितना रहेगा देख, V2 इज इक्वल टू, अच्छा V2 पर भी, सॉरी D पर भी पोटेंशियल किसकी किसकी वजह से आएगा,
माइनस क्यू की वजह से और प्लस क्यू की वजह से सेम। तो पहले इसकी वजह से निकालते हैं, क्या फॉर्मूला रहता है बोल, 1/4 एप्सिलॉन नॉट चार्ज अपॉन डिस्टेंस, कौन सा चार्ज लिए, प्लस क्यू। अब इसका बी से डिस्टेंस कितना है, ये एल प्लस एल प्लस एल कितना गए 3l, सही है, प्लस अभी माइनस क्यू की वजह से क्या कहते 1/4 एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू, इसका और इसका डिस्टेंस कितना है एल। इन सब में से कुछ कॉमन आ रहा है देख, 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई एल पूरा कॉमन आ रहा है, 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई एल। क्या बचा देख 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई एल कॉमन चलेगा, क्या बचा 1/3, क्या बचा बोल 1/3, 1/4 एप्सिलॉन नॉट एल क्यू बाई एल पूरा बाहर चले गया, क्या बचा प्लस माइनस माइनस, और पूरा ही बाहर चले गया तो 1। इसको सॉल्व करते हैं, 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई एल, 1 1 1 माइनस 3 1 3 डिवाइडेड बाय 3 कितने हो जाएगा रे 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई एल माइनस 2/3, और एल्स आई कैन राइट इट डाउन एज V2 इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई कर दो इसको मल्टीप्लाई कर दो, 1 इंटू क्यू इंटू माइनस 2 क्यू डिवाइडेड बाय 4 एप्सिलॉन नॉट एल इंटू 3, तो 4 एप्सिलॉन नॉट एल इंटू 3, ये 2 से 4 कट गया 2 है ना, 2 से 4 कट गया कितना आ गया 2, और ये 3 2 जा 6, तो V2 कितना आ रहा है देख, ऊपर क्या बचा बेटा माइनस क्यू बाय 6 एप्सिलॉन नॉट एल, ये 3 2 जा 6 हो जाएगा ना, पाई एप्सिलॉन नॉट एल। ये मुझे क्या मिल गया बोल V2, V1 कितना था 0, V2 कितना है ये, तो फॉर्मूला क्या रहता है V2 माइनस V1 इज इक्वल टू W बाय जिस चार्ज को मूव किया गया, किसको मूव किया गया है कैपिटल Q। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ V2, ये ना V2 माइनस Q बाय 6 एप्सिलॉन नॉट एल, V1 कितना है रे 0, W बाय Q, तो ये -0 करेंगे तो जो है वही आएगा, सही है, ये Q इधर डिवाइड कर रहा है, यहाँ आएगा तो मल्टीप्लाई, उधर बच क्या गया W। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वर्क डन, माइनस प्लस माइनस कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइड बाय 6 एप्सिलॉन नॉट L, दिस इज द वैल्यू ऑफ वर्क डन एंड दिस इज योर आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा ऑप्शन है रे ए, माइनस स्मॉल q कैपिटल Q 6 एप्सिलॉन नॉट L, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। समझा अच्छे से, इजी बेटा, ठीक है, ये आपको अलग से न्यूमेरिकल में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। ये हो गया आपका एमसीक्यू नंबर 4। अभी आएंगे क्वेश्चन नंबर 2 के पहले क्वेश्चन पर, वो तो डायरेक्ट आप ऐसा देख के सॉल्व कर सकते हो। अ चार्ज Q is moved from point A above a dipole of point dipole moment P to a point P below the dipole in equatorial plane। तो एक चार्ज है जो डाइपोल में A से B तक मूव किया जा रहा है, और ये A से B कौन से प्लेन में आ रहा है, इक्वेटर की प्लेन में, इक्वेटोरियल प्लेन में आ रहा है। आगे देख क्या बोला उसने, विदाउट एक्सेलरेशन फाइंड द वर्क डन इन दिस प्रोसेस, कितना वर्क डन लगेगा 0। याद है इक्वेटोरियल प्लेन में हर पॉइंट का पोटेंशियल क्या होता है सेम, तो ए और बी का पोटेंशियल क्या रहेगा सेम, पोटेंशियल सेम है तो वर्क डन लगेगा क्या नहीं, क्योंकि V2 माइनस V1 0 आ जाएगा ना, तो W भी कितना आएगा बेटा, ये पहले ही समझा चुका मैं, मैंने बोला था इस पे एमसीक्यू या 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, देखिए 1 मार्क्स का क्वेश्चन, तो ये भी हो गया अपना, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 1 भी हो गया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 एकदम लास्ट में, देख उसी पेज पे लास्ट में, क्वेश्चन नंबर 3 पेज नंबर 212, उसके ऊपर लास्ट में क्वेश्चन नंबर 3 दिया है। देख क्या बोला बेटा, अ डाइपोल विद चार्ज माइनस Q एंड प्लस Q लोकेटेड एट द पॉइंट 0 माइनस B 0 एंड 0 प्लस B 0, x कोऑर्डिनेट दोनों का 0 है, z कोऑर्डिनेट दोनों का 0 है, खाली y कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, मतलब ये चार्ज कहाँ रखा है y एक्सिस पर। ये क्वेश्चन का ना पूरा जो मतलब डिपेंडेंस है ना वो डायग्राम पे, जिसको डायग्राम समझ गया उसको ये क्वेश्चन समझ गया। तो सब लोग ध्यान से देख, मैं सबसे पहले y एक्सिस को बना देता हूँ, ये y एक्सिस, कौन सी एक्सिस बेटा, तो यहाँ पे कहीं रहेगा ओरिजिन, तो पहला पॉइंट क्या लेने बोला उसने, देख 0 माइनस B 0, किधर रहेगा 0 माइनस B 0, यहाँ पे नीचे कहीं रहेगा ना, तो ये है बेटा 0 माइनस B 0, और दूसरा पॉइंट क्या लेने बोला उसने 0 प्लस B 0, तो ये ऊपर रहेगा ना। अब फिर से पढ़ क्या बोला उसने, अ डाइपोल विद इट्स चार्ज माइनस Q एंड प्लस Q आर लोकेटेड एट पॉइंट, पहले वाले पॉइंट पे माइनस Q लोकेटेड है और दूसरे वाले पॉइंट पे प्लस Q, और ये दोनों मिलकर के क्या बना रहे बेटा बोल डाइपोल, तो ये अपना डाइपोल है,
ये क्या है बोल, डाइपोल है वाई एक्सिस के ऊपर, ये अपना डाइपोल है, ठीक है ना। आगे पढ़ेंगे क्या बोला उसने, इन प्रेजेंस ऑफ अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, क्या बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताया अभी तक, नहीं, पढ़ जरा क्या बोला है, इन प्रेजेंस ऑफ अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई। अब सीधा आगे एक नई बात चालू कर दिया, देख, द इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ दिस फील्ड आर प्लेन्स पैरेलल टू वाई जेड प्लेन। इस डाइपोल का जो इक्विपोटेंशियल सरफेस बना है वो वाई जेड प्लेन को पैरेलल बन रहा है। कैसा बन रहा है, वाई जेड प्लेन को पैरेलल। इधर ध्यान दे, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। ध्यान दे, ये एक्स, ये वाई, ये जेड। तो वाई जेड प्लेन किधर आएगी रे, वाई जेड प्लेन किधर आएगी, देख ये आपकी वाई जेड प्लेन, ये आपकी वाई जेड प्लेन है। तो इसको पैरेलल प्लेन्स कैसे बनाओगे आप, इसको पैरेलल प्लेन कैसे बनेगी, ऐसी, है ना, इधर ऐसे। ये जो डाइपोल है ना, इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसा बना, समझ में आ रहा अच्छे से। अब डोंट आस्क मी व्हाट इज इक्विपोटेंशियल सरफेस, पूरा अक्खा टॉपिक पढ़े, दो प्रॉपर्टीज भी बताया था इक्विपोटेंशियल सरफेस, है ना। तो यहाँ पर थोड़ा इक्विपोटेंशियल सरफेस को बनाने की कोशिश कर, ठीक है, सब लोग ध्यान से देखो। ये वाई एक्सिस है, लेट अस ड्रॉ द एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, नाउ जेड एक्सिस, ये जेड एक्सिस है। तो वाई जेड प्लेन कौन सी, देखिए ये वाली है ना, इसको पैरेलल है मेरा इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसको पैरेलल मतलब कैसा, ध्यान से देखना बेटा सब लोग। ऐसा बना इक्विपोटेंशियल सरफेस, वाई जेड प्लेन को पैरेलल। दिस इज योर इक्विपोटेंशियल सरफेस। इमेजिन कर पा रहे हो ना बेटा। अब 2D में इससे ज्यादा अच्छा डायग्राम नहीं बना सकता, 2D में इससे ज्यादा अच्छा डायग्राम नहीं बन सकता, है ना, ठीक है। ये एक्स एक्सिस, ये जेड एक्सिस, ये वाई एक्सिस। उस क्वेश्चन में बोला है कि जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो वाई जेड प्लेन को क्या है बेटा, पैरेलल। तो वाई एक्सिस ये है, जेड एक्सिस ये है, इन दोनों को पैरेलल प्लेन्स कैसी बनेगी, देख ऐसी बनेगी। एक प्लेन मैंने इधर इमेजिन किया, एक प्लेन मैंने इधर इमेजिन किया, और इन्हीं दोनों प्लेन्स को मैंने किससे बनाया, देख ये ब्लैक वाले से। आज जो मेन क्वेश्चन है उसको पढ़ो, क्या बोला उसने मेन क्वेश्चन, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ई। पहला क्वेश्चन यही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या रहेगा, बताओ क्या रहेगा, थोड़ा अपना दिमाग लगा। हाँ, ये एक्स एक्सिस, ध्यान से देख सकते हैं, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस। बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या रहेगा। चलो छोड़ो, इक्विपोटेंशियल सरफेस की कुछ प्रॉपर्टी बताएगा। सबसे पहला इसकी डेफिनेशन, इसके हर पॉइंट का पोटेंशियल क्या होता है, सेम। दूसरा, इसके किसी भी दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना आता है, 0। तीसरा, इस पर कोई भी दो पॉइंट के बीच में चार्ज को मूव करने के लिए वर्क डन कितना लगता है, 0। चौथा और बहुत इंपॉर्टेंट, जिसका डेरिवेशन करके दिखाया था, इक्विपोटेंशियल सरफेस के किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड उस सरफेस को क्या होती है, नॉर्मल परपेंडिकुलर, डिराइव करके दिया था, याद है। For an equipotential surface, electric field is always normal to the equipotential surface. तो अगर ये मेरा equipotential surface है, YZ plane को पैरेलल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी रहेगी बोल, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी रहेगी, इसको परपेंडिकुलर। अब इसको परपेंडिकुलर कैसा बनेगा, पकड़ रहे इसको उठ के, ये पकड़ खाली, इसको परपेंडिकुलर कैसा बनेगा बोल, या तो ऐसा या तो ऐसा, दोनों पॉसिबिलिटी। अगर ऐसा बन रहा है तो दिख रहा है कौन से डायरेक्शन में आ रहा है, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव साइड पर, और ऐसा बन रहा है तो एक्स एक्सिस की नेगेटिव साइड पर। यानी मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, इधर पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस और नेगेटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस। समझ रहे, डायरेक्ट आंसर कर रहे हैं हम लोग, कुछ सॉल्व किए क्या, नहीं। मेरा ध्यान से देख, पहला आंसर, सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस को क्या होती है बोल, परपेंडिकुलर। एंड हियर इक्विपोटेंशियल सरफेस इज पैरेलल टू YZ प्लेन।
इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस को परपेंडिकुलर होना चाहिए, और यहाँ पर जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो वाईजेड प्लेन को पैरेलल है, तो इसको परपेंडिकुलर कैसा बनेगा, या तो एक्स एक्सिस के पॉजिटिव साइड पर या तो एक्स एक्सिस के नेगेटिव साइड पर। ग्रीन कलर से यहाँ पे दिखा दो, देखो या तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी रहेगी एक्स एक्सिस को पैरेलल ये डायरेक्शन में, या फिर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी रहेगी एक्स एक्सिस की नेगेटिव साइड पर। समझ आ रहा है, ताकि ये इसको क्या रहे बेटा बोल, परपेंडिकुलर रहे, ठीक है ना, इधर दिस और दिस, ये दोनों में से एक, ठीक है, समझ में आया सबको अच्छे से, ठीक है। तो हम लोग डायरेक्ट आंसर लिखेंगे, देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इज ईदर along प्लस एक्स एक्सिस और माइनस एक्स एक्सिस, ठीक है। ये पहला आंसर हो गया तुम्हारा, ये पहला आंसर हो गया, ठीक है ना, या तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग रहेगी या फिर नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग रहेगी। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वेक्टर है वो या तो ई आई कैप आएगा या फिर माइनस ई आई कैप आएगा। आई कैप क्यों ले रहे, एक्स एक्सिस को हम लोग किससे दिखाते हैं, आई कैप से, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लिए आई कैप, नेगेटिव एक्स एक्सिस के लिए माइनस आई, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन पढ़, क्या बोले उसने, दूसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे सब लोग, बी, हाउ मच टॉर्क वुड द डाइपोल एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड। भाई जाहिर सी बात है, ये जो डाइपोल है ब्लैक वाला, वो ये जो डाइपोल है ब्लैक वाला वो इस फील्ड के अंदर रखा हुआ है ना, तो उसके ऊपर लगने वाला जो टॉर्क रहेगा वो निकालना है। मुझे बता बेटा टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क का फॉर्मूला अभी निकाले थे, पीई साइन थीटा, पीई साइन थीटा। इधर मुझे ई का डायरेक्शन पता है, ई या तो ये डायरेक्शन में है या तो ये डायरेक्शन में। अब अच्छा पी का डायरेक्शन कैसा होता है, पी का डायरेक्शन कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव, किधर है नेगेटिव, देख ये नेगेटिव, पॉजिटिव किधर है ये, तो पी का जो डायरेक्शन रहेगा, पी का जो डायरेक्शन रहेगा वो कैसा रहेगा, देखना, along the dipole from negative charge to positive charge, तो ये P का डायरेक्शन है, ये P का डायरेक्शन है। अब जरा ध्यान से देखना, अगर ये मेरा P है, अगर ये P है और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, ये P है और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी है, देखना P y एक्सिस पे ऐसा जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी है, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना है बोल, 90 डिग्री, कितना है बोल, 90 डिग्री। और अगर ये मेरा P है और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी है, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। दोनों ही केस में क्या है, सेम, दोनों ही केस में क्या है, सेम, पर आंसर अलग है। आंसर क्या आएगा, अलग। ऐसे कैसे सर आंसर अलग आएगा, सब बोर्ड पर देखा, टॉर्क का खाली ये फॉर्मूला नहीं था, एक फॉर्मूला और दिया था, टाउ वेक्टर इज इक्वल्स टू पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। मतलब जो टॉर्क होता है वो पी वेक्टर और ई वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट होता है। क्या होता है बोल, क्रॉस प्रोडक्ट। तो अगर दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हो और आंसर में भी एक वेक्टर आ रहा है, तो इसका डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, 11th स्टैंडर्ड वेक्टर चैप्टर। अगर दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हो और आंसर में एक वेक्टर आ रहा है, तो इसका डायरेक्शन कैसे निकाला जाता है, मैग्नीट्यूड ये फॉर्मूले से आता है, डायरेक्शन कैसे आता है। नालायक लोग, ये पी वेक्टर है, क्यू वेक्टर है, मुझे पी क्रॉस क्यू निकालना है, तो राइट हैंड थंब रूल यूज करते हैं, 11th स्टैंडर्ड में पढ़े हो। ये पी वेक्टर, ये क्यू वेक्टर, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कर रहा हूं, तो राइट हैंड लूंगा, उसको पी से क्यू के डायरेक्शन में घुमाऊंगा, थंब किधर आ रहा है, ऊपर, ये क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन है। समझ में आ रहा है, तो क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन किससे निकाला जाता है, राइट हैंड थंब रूल से। 11th स्टैंडर्ड में क्रॉस प्रोडक्ट के डेफिनेशन में पढ़ा है आपने, समझ में आ रहा है अच्छे से। तो मैग्नीट्यूड तो ये फॉर्मूले से मिल जाएगा, डायरेक्शन कैसे मिलेगा समझा, ठीक है ना। तो भाई चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड ये वाली लो, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड ये वाली लो, दोनों ही केस में इलेक्ट्रिक फील्ड और पी दोनों कैसा है, परपेंडिकुलर। हम लोग क्या लिखेंगे, सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू पी, देयरफॉर थीटा कितना हो गया रे, थीटा कितना हो गया बोल, 90 डिग्री। तो सब लोग ध्यान से देखना, सब लोग ध्यान से देखना, देयरफॉर टाउ की वैल्यू हो जाएगी पी ई साइन 90, साइन 90 कितना होता है रे, 1, तो टाउ कितना हो गया बोल, पी, टाउ कितना हो गया बोल। लेकिन बात यहाँ पर खत्म नहीं होगी, आपको टॉर्क का डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा। और क्या बताना पड़ेगा आपको बोल, टॉर्क का डायरेक्शन। तो टॉर्क किसका किसका क्रॉस प्रोडक्ट है, पी और ई का, पी और ई का। पी का डायरेक्शन तो फिक्स है, पी कैसा रहने वाला है, देख वाई के पॉजिटिव साइड पर, पी कैसा रहने वाला है, वाई के पॉजिटिव साइड पर। ई के दो डायरेक्शन है, कौन से दो, या तो एक्स का पॉजिटिव या तो एक्स का नेगेटिव। तो अगर ई एक्स के पॉजिटिव है तो ये तुम्हारा पी, ये तुम्हारा ई, राइट हैंड थंब रूल यूज करो, पी क्रॉस ई निकालो, ये पी ये ई, राइट हैंड
ई पे रखा, ई पे लेके गया, अंगूठा किधर जा रहा है, पीछे। ये कौन सी एक्सिस है, ये कौन सी एक्सिस है, जेड, और पीछे जा रहे मतलब नेगेटिव जेड। कौन सा जेड, नेगेटिव जेड। इधर प्लस जेड रहता है ना, इधर माइनस जेड। तो अगर 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 आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर है तो पी क्रॉस ई ऐसा आ रहा है, और आपका जो वेक्टर आ रहा है टॉर्क वो कहाँ, कौन से डायरेक्शन में, पीछे की डायरेक्शन। और अगर ये पी है और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, देख नेगेटिव एक्स एक्सिस पर है, तब पी क्रॉस ई ऐसा आएगा, यानी आपका टॉर्क किधर रहेगा, बोल पॉजिटिव जेड। समझ आ रहा अच्छे से। हम लोग क्या लिखेंगे, देख सिंस टाउ का डायरेक्शन मिलता है पी क्रॉस ई से, पी क्रॉस ई से, देयरफॉर इफ, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे है, देन टॉर्क कौन से डायरेक्शन में होगा, बोल टॉर्क इज अलोंग नेगेटिव जेड एक्सिस। टॉर्क कौन से डायरेक्शन में रहे, नेगेटिव जेड। क्योंकि ध्यान से देख पी का डायरेक्शन तो फिक्स है, वाई एक्सिस के पॉजिटिव साइड पर। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है एक्स एक्सिस के पॉजिटिव साइड पर, तो जब आप पी क्रॉस ई करोगे तो आपका जो टॉर्क रहेगा वो पीछे है, टॉर्क पीछे है, जेड के नेगेटिव है। कौन से रूल से, कौन से रूल से, राइट हैंड थंब रूल। इमेजिन करना, ऐसा करे तो टॉर्क अंदर जा रहा है ना, अंदर जेड के नेगेटिव पर, समझा। और क्या लिखेंगे, एंड इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग, कौन सा डायरेक्शन, बोल नेगेटिव एक्स एक्सिस। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर बेटा, नेगेटिव एक्स एक्सिस पर है, देन टाउ इज अलोंग, बोल पॉजिटिव जेड एक्सिस। क्यों, समझा ना। अगर आपका ये P है, ये P है y के पॉजिटिव साइड, और ये E है x की नेगेटिव साइड, तो जब P क्रॉस E करोगे तो टॉर्क किधर आ रहा है, देख Z के पॉजिटिव साइड पर आ रहा है। कहां आ रहा है बेटा, Z के पॉजिटिव साइड पर आ रहा है, समझा। यहां पर आपका ये क्वेश्चन भी फिनिश हुआ। थोड़ा सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इमेजिनेशन बहुत लगेगा आपको इसमें। सर ऐसा क्वेश्चन तो बोर्ड में नहीं आएगा ना, कौन बोला, आ भी सकता है, पॉसिबिलिटी है, और है आसान है, उतना कुछ मुश्किल नहीं, खाली आपको विजुअलाइज करना पड़ेगा थोड़ा, ठीक है। चलो लिख के लो पूरा। पढ़ने के टाइम बात भी नहीं करना चाहिए, है ना। पेंसिल लेना। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है, 3 चार्जेस माइनस क्यू प्लस कैपिटल क्यू एंड माइनस क्यू, 3 चार्ज है, माइनस क्यू प्लस कैपिटल क्यू माइनस क्यू, आर प्लेस्ड एट इक्वल डिस्टेंसेस ऑन द स्ट्रेट लाइन। इन तीनों को एक स्ट्रेट लाइन पर रखे हैं, और तीनों कैसे रखे हुए बेटा, इक्वल डिस्टेंस पे। तो अगर डायग्रामेटिकली इसको दिखाने की कोशिश करूं मैं, तो लेट्स से दिस इज माइनस क्यू, दिस इज प्लस कैपिटल क्यू, एंड दिस इज माइनस क्यू। तो तीनों कैसा रखा हुआ है बेटा, इक्वल डिस्टेंस पे। लाइक अगर इसका डिस्टेंस आर है, तो इसका डिस्टेंस भी कितना है, आर। आगे देख क्या पूछा उसने आपसे, इफ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस इज 0, इन तीनों चार्जेस के सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी बेटा, 0 दे दिया उसने, पोटेंशियल एनर्जी 0 है, ठीक है ना। क्या बोला है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ कैपिटल क्यू इज टू स्मॉल क्यू। आपको रेशियो निकालना है, किसका रेशियो निकालना है, कैपिटल क्यू इज टू स्मॉल क्यू। इसका बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इधर ध्यान देखो, इधर इधर इधर। पोटेंशियल एनर्जी 0 दिया, मतलब फॉर्मूला किसका यूज करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी का। कितने चार्ज है इधर, 3 चार्ज, तो कौन सा वाला फॉर्मूला लगेगा, 3 चार्ज वाला। मैंने बोला था 2 चार्ज वाला क्वेश्चन शॉर्ट एग्जांपल में दिया है, 4 चार्जेस वाले क्वेश्चन भी शॉर्ट एग्जांपल में जो आज किए थे, पहला क्वेश्चन है ना, 3 चार्जेस का क्वेश्चन एक्सरसाइज में दिया। क्या करेंगे, सबसे पहले तो नंबर दे दो, इसको दे देंगे Q1, ये है बेटा Q2, और ये है Q3। तीनों चार्ज को नाम दे दिया, Q1, Q2, Q3। चलो अभी तुम लोग मेरे को बताओ, यहाँ पर पहले तो लिख देते हैं, यहाँ पर Q1 है माइनस क्यू, Q2 है प्लस कैपिटल क्यू, और Q3 है माइनस क्यू। चल जल्दी जल्दी बता, पहले चार्ज और दूसरे चार्ज के बीच का डिस्टेंस R12 कितना रे, स्मॉल r। पहले चार्ज और तीसरे चार्ज के बीच का डिस्टेंस R13, ध्यान दे, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना रहेगा, R प्लस R 2R, और R23 कितना रहेगा, दूसरे और तीसरे चार्ज के बीच का डिस्टेंस R। तो सारा डिस्टेंस निकाल लिए। अभी लिखते फॉर्मूला, फॉर्मूले की ट्रिक याद है ना,
फॉर सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस, 3 चार्जेस के लिए पोटेंशियल एनर्जी बाहर आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। कितनी जोड़ी बनेगी देखिए, 3 चार्ज है तो क्या लिखोगे 1 2 3, पहले 1 2 फिर तो देख क्या आएगा, देख Q1 Q2 बाय R12, Q1 Q3 बाय Q2 Q3 बाय, सही। अब उसने क्वेश्चन में बोल दिया कि इन तीनों की टोटल जो पोटेंशियल एनर्जी कितनी है रे, तो ये U की जगह कितना आ जाएगा 0, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q1 कितना है बेटा माइनस Q, Q2 कितना है कैपिटल Q, R12 कितना है R, फिर से Q1 माइनस Q, Q3 माइनस Q, R13 भी कितना है बेटा, R13 कितना है देख 2R, प्लस Q2 कितना है कैपिटल Q, Q3 माइनस Q, R23 R। इसको सॉल्व करते हैं, ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इधर आएगा, 0 से मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा 0, तो क्या बचा देख कैपिटल Q स्मॉल q माइनस में, तो माइनस कैपिटल Q स्मॉल q बाय R, प्लस स्मॉल q q स्क्वायर माइनस माइनस प्लस डिवाइड बाय 2R, प्लस माइनस माइनस कैपिटल Q स्मॉल q बाय R, कैपिटल Q स्मॉल q बाय R। अब ध्यान से देख, माइनस कैपिटल Q स्मॉल q बाय R माइनस कैपिटल Q स्मॉल q बाय R कितना हो जाएगा बोल, -2 कैपिटल Q स्मॉल q बाय R प्लस Q स्क्वायर बाय 2R। ये देख ये पूरा इधर माइनस में ना, यहाँ आएगा तो प्लस में, तो +2 कैपिटल Q स्मॉल q बाय R, Q स्क्वायर बाय 2R। किसका रेशियो निकालने का है, इसका रेशियो निकालना है कैपिटल Q और स्मॉल q, तो ये कैपिटल Q स्मॉल q को इधर ही रहने दे, ठीक है। ये Q स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ आएगा तो डिवाइड करेगा, ये 2R को इधर ही रहने दे, ये R इधर डिवाइड कर रहा है, ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई, ये 2 मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाएगा तो डिवाइड, तो ये R इधर गया, ये 2 इधर आया और ये Q स्क्वायर इधर आया, क्या क्या कैंसिल हो रहा है, R से R कैंसिल, Q से स्क्वायर कैंसिल, तो कैपिटल Q बाय स्मॉल q की वैल्यू कितनी आ रही, ध्यान से देख, कैपिटल Q बाय स्मॉल q कितना आ रहा है बेटा, ऊपर कुछ नहीं बचा मतलब 1 और नीचे 2 2 4, तो रेशियो आ रहा है कैपिटल Q इज टू स्मॉल q इज 1:2, ये आंसर है। समझे अच्छे से, ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 4। अभी देखेंगे बेटा सब लोग क्वेश्चन नंबर 7, क्या बोला देखो क्वेश्चन नंबर 7 में, जो क्वेश्चन नहीं करा रहा मतलब वो कैपेसिटर का क्वेश्चन है, उसको बाद में करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में देख क्या बोला उसने, 2 चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड -4q एंड +2q, दो चार्ज है, एक का मैग्नीट्यूड है -4q और दूसरे का चार्ज है मैग्नीट्यूड है +2q, कहां पर रखा हुआ देख, आर लोकेटेड एट पॉइंट 2a,0 एंड 5a,0, 2a कोऑर्डिनेट दिया है, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट 0 दिया है और दूसरे का भी y कोऑर्डिनेट 0 दिया है, मतलब कहां पर रखे हुए दोनों चार्ज, x एक्सिस पर, और z एक्सिस की बात नहीं किया, खाली दो ही कोऑर्डिनेट दिए, तो x और y एक्सिस को बना दो, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, ये ओरिजिन, ठीक है, थोड़ा यहां लेके बनाते हैं, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, ये ओरिजिन, ठीक है ना। पहला जो चार्ज है -4q कहां पे रखा है देख, 2a,0, किधर रहेगा 2a,0, यहाँ पे कहीं है समझ, तो ये आ गया मेरा पॉइंट 2a,0, कौन सा चार्ज रखा है इधर -4q, ठीक है। दूसरा चार्ज कहां पे रखा है देख +2q, वो कहां पे रखा है 5a,0, इधर 2a इधर है ना, तो 5a इससे पहले आएगा, इसके आगे आएगा, आगे आएगा ना 5a, तो 5a समझ यहाँ पे कहीं 5a,0, कौन सा चार्ज रखा है इधर -2q। आगे देख क्या बोला उसने, सॉरी +2q, आगे देख क्या बोला उसने बेटा, सब लोग ध्यान से देखेंगे, रेस्पेक्टिवली व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फ्लक्स निकालना अपने को, ड्यू टू दीज चार्जेस, इन दोनों चार्जेस के से, थ्रू अ स्फीयर, एक स्फीयर के ऊपर, थ्रू अ स्फीयर ऑफ रेडियस 4a विथ इट्स सेंटर एट द ओरिजिन, एक स्फीयर बनाना जिसका सेंटर कहां पे रहेगा ओरिजिन, और उस स्फीयर का रेडियस कितना लेना है 4a, तो इधर ध्यान से देख, ये है उस स्फीयर का सेंटर, रेडियस कितना लेना है रे 4a, किधर आएगा 4a, यहाँ से यहाँ तक 2a है, यहाँ से यहाँ तक 5a, तो 4a कहाँ आएगा, इन दोनों के बीच में यहाँ पे कहीं आएगा, तो समझ ये जो रेडियस है ये है 4a, कितना रेडियस है बेटा ये 4a, तो यहाँ से ऐसा एक स्फीयर इमेजिन करना है और इस स्फीयर का फ्लक्स निकालना है, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम याद है बेटा, गॉस थ्योरम क्या बोलता है, किसी भी क्लोज सरफेस से एसोसिएटेड जो फ्लक्स होता है वो उसके ऊपर जो चार्ज रहेगा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट वो होता है। मुझे बताना
इस स्फीयर के अंदर कौन सा चार्ज आ रहा है, खाली सिर्फ और सिर्फ -4। ये आ रहा है क्या स्फीयर पे, वो स्फीयर के बाहर है। तो जब स्फीयर का फ्लक्स निकालेंगे तो ये वाले चार्ज को लेंगे क्या, नहीं लेंगे, खाली कौन से चार्ज को लेंगे, -4। तो हम लोग क्या लिखेंगे, सिंस चार्ज, चाहिए तो ऐसा लिखो, सिंस फ्रॉम फिगर चार्ज +2q is located outside the sphere, therefore it will not be considered, इसको कंसिडर नहीं करेंगे while calculating flux associated with sphere। तो उसको स्फीयर के ऊपर का फ्लक्स निकालने के लिए क्या कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि वो स्फीयर के बाहर आ रहा है। और गॉस थ्योरम बोलता है किसी भी क्लोज सरफेस का जो फ्लक्स होता है वो होता है चार्ज इनक्लोज बाय द सरफेस। इनक्लोज मतलब या तो स्फीयर पर होना चाहिए, उसके अंदर होना चाहिए, इनक्लोज उसके साथ होना चाहिए, चार्ज इनक्लोज बाय द सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो हम लोग क्या लिखेंगे, देयरफॉर अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम के मुताबिक जो फ्लक्स रहेगा यहाँ पर क्या होता है, गॉस थ्योरम Q बाय एप्सिलॉन नॉट ना, तो यहाँ पर क्या रहेगा, देख फ्लक्स इज इक्वल टू Q, कौन सा चार्ज लेना है दोनों में से, -4Q, क्योंकि वो इनक्लोज हो रहा है उसके अंदर, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये आंसर है, खत्म हो गया क्वेश्चन। समझा अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बेटा क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 9। कौन सा क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 9। क्या बोला थे क्वेश्चन नंबर 9 में, 125 स्मॉल लिक्विड ड्रॉप, 125 छोटे छोटे लिक्विड ड्रॉप है, इधर देख ऐसे छोटे छोटे लिक्विड ड्रॉप है। टोटल कितने ड्रॉप्स है बेटा, 125। आगे देख, 125 स्मॉल लिक्विड ड्रॉप्स ईच कैरिंग अ चार्ज ऑफ 0.5 माइक्रोकूलम। सबके ऊपर चार्ज कितना है रे, 0.5 माइक्रोकूलम, सबके ऊपर सेम चार्ज है, ठीक है ना। आगे देख, एंड ईच ऑफ डायमीटर 0.1 मीटर, सबका डायमीटर कितना है, 0.1 मीटर है। फॉर्म अ बिगर ड्रॉप। अब ये सारे के सारे जो 125 ड्रॉपलेट्स थे, छोटे छोटे ड्रॉप थे, ये सब मिलकर के क्या बना रहे, एक बिगर ड्रॉप बना रहे, एक बड़ा ड्रॉप बना रहे। आगे देख क्या बोला उसने, कैलकुलेट द पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ द बिगर ड्रॉप। तो इस बिगर ड्रॉप के सरफेस पे जो पोटेंशियल रहेगा, वो पोटेंशियल अपने को फाइंड आउट करना है, वो पोटेंशियल अपने को निकालना है। एकदम सिंपल है, इधर ध्यान से देख, सब लोग ध्यान से देखेंगे। इसको ना हम लोग मान लेते हैं पॉइंट चार्ज, तो इसके ऊपर जो टोटल चार्ज रहेगा, सेंटर पे यहाँ पे डिस्टेंस रहेगा कैपिटल R, समझ इसका रेडियस, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या रहेगा। हम लोग ऐसा क्वेश्चन एक बार कर चुके, ऑलरेडी सॉल्व एग्जांपल में, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q बाय R। तो ये कैपिटल Q और R मिल गया तो क्वेश्चन खत्म, बस ये कैपिटल Q और R निकालना। अब कैपिटल Q और R कैसे निकालेंगे, तो पहले जो डेटा दिया वो देख, 4 बिगर ड्रॉप और 4 ड्रॉप्स, इसके लिए अलग डेटा लिखेंगे, और 4 बिगर ड्रॉप उसके लिए अलग डेटा लिखेंगे, बिगर ड्रॉप, ठीक है। ड्रॉप्स के लिए सबसे पहले आपको चार्ज दिया है, उसको मैं ले लेता हूँ स्मॉल Q। क्या लेता बोल, स्मॉल Q। कितना दिया हर ड्रॉप के ऊपर चार्ज, 0.5 माइक्रोकूलम, जो कि हो जाएगा 0.5 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। ये 0.5 का पॉइंट एक नंबर आगे लेंगे, -1 आएगा, -1 -6 कितना देगा रे, -7। तो Q की वैल्यू आएगी 5 इंटू 10⁻⁷ कूलम। ये ड्रॉप्स के ऊपर का चार्ज हो गया, एक एक ड्रॉप के ऊपर का चार्ज। और क्या दिया है ड्रॉप का, डायमीटर को मैं ले लेता हूँ D। कितना दिया है D बोल, 0.1 मीटर, 0.1 मीटर। तो रेडियस कितना रहेगा इसका, डायमीटर का आधा ना, 0.1/2 कितना है ये, 0.05, और एल्स यू कैन राइट डाउन 5 इंटू 10⁻² मीटर। तो स्मॉलर ड्रॉप का चार्ज निकाल लिए और रेडियस निकाल लिए। अब बारी बिगर ड्रॉप की। नेक्स्ट है बिगर ड्रॉप पे जो टोटल चार्ज है बेटा, वो है कैपिटल Q, और बिगर ड्रॉप का जो रेडियस है वो है कैपिटल R। वही लिया ना, बिगर ड्रॉप पे टोटल चार्ज कितना है, कैपिटल Q, और रेडियस कितना है, कैपिटल R। तो पहले बात करते हैं चार्ज की, चार्ज को कैसे निकालेंगे। तो सब लोग ध्यान से देखना, सिंस चार्ज ऑन बिगर ड्रॉप पे जो चार्ज रहेगा वो बराबर रहेगा टोटल चार्ज ऑन 125 ड्रॉप्स।
125 ड्रॉप पे मिला करके जो टोटल चार्ज होगा, इस सिंगल बड़े वाले ड्रॉप पे भी टोटल चार्ज क्या होना चाहिए, सेम। क्यों ऐसा सर? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस इलेक्ट्रोस्टैटिक का सबसे पहला लॉ 11th में हम लोग यही पढ़ते हैं, चार्जेस कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो इधर टोटल चार्ज जितना था, यहाँ पे भी टोटल चार्ज उतना ही होना चाहिए। तो बिगर ड्रॉप के चार्ज को हमने क्या नाम दिया, देख ध्यान से देख, क्या नाम दिए, कैपिटल क्यू। स्मॉलर ड्रॉप पे, एक ड्रॉप पे कितना चार्ज है, स्मॉल क्यू। टोटल ड्रॉप कितने रहे, 125। 125 इंटू स्मॉल क्यू, ये अपने को क्या मिल जाएगा, कैपिटल क्यू। कितना आएगा देख, 125। स्मॉल क्यू कितना है रे, 5 इंटू 10⁻⁷। बोल क्या बनेगा ये, 5 पंजे 25 का 5 कैरी गया, 2 5 दूनी 10 और 2 10 और 2 12 का 2 कैरी गया, 1 5 का 5 और 1 6, 625 इंटू 10⁻⁷ कूलम। पहली चीज आ गई कैपिटल क्यू। अब क्या चाहिए, कैपिटल आर। एक ऐसा क्वेश्चन हम लोग फिजिक्स में ऑलरेडी कर चुके हैं सेकंड चैप्टर में, कि जब छोटे छोटे ड्रॉप्स है ये मिलकर एक बड़ा ड्रॉप बनाएंगे तो दोनों का वॉल्यूम क्या होना चाहिए, सेम। दोनों का वॉल्यूम क्या होना चाहिए, सेम। याद है मर्क्यूरी ड्रॉप्स का क्वेश्चन के लिए, कहां पर, सेकंड चैप्टर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में। तो वही कंसेप्ट मैं यहां पर लगाऊंगा, सब लोग ध्यान से देखना। वॉल्यूम ऑफ बिगर ड्रॉप, वॉल्यूम ऑफ बिगर ड्रॉप बराबर होना चाहिए वॉल्यूम्स ऑफ 125 ड्रॉप्स। तो ये बिगर ड्रॉप एक स्फीयर है, इसका वॉल्यूम क्या रहेगा बोल, 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। यही होता है ना वॉल्यूम का फॉर्मूला। ये स्मॉल ड्रॉप, ये भी एक स्फीयर रहेगा, उसका वॉल्यूम क्या आएगा बोल, 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। उसका रेडियस स्मॉल आर है ना, लेकिन ऐसे कितने ड्रॉप है बेटा, 125। क्या क्या कैंसिल हो रहा है इधर से, 4/3 पाई पाई। क्यूब को हटाने के लिए टेकिंग क्यूब रूट, टेकिंग क्यूब रूट। तो क्या बनेगा देख इधर, आर क्यूब का क्यूब रूट और इस पूरे का भी क्यूब रूट, 125 इंटू स्मॉल आर क्यूब। इधर क्यूब रूट और क्यूब कैंसिल, क्या बच गया, आर। 125 का क्यूब रूट 5, आर क्यूब का क्यूब रूट आर। तो कैपिटल आर की वैल्यू क्या आ रही बोल, 5 इंटू आर। ये 5 को ऐसे रहने दे। स्मॉल आर कितना है, स्मॉल आर कहाँ गया, 5 इंटू 10⁻⁻²। कितना आएगा ये, 25 इंटू 10⁻⁻² मीटर। कैपिटल आर भी आ गया, कैपिटल क्यू भी आ गया, कैपिटल आर भी आ गया। अब निकालना है पोटेंशियल। तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल, V इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज बाय डिस्टेंस। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जल्दी बोल, 9 इंटू 10⁻⁹। टोटल चार्ज कितना आया रे, 625 इंटू 10⁻⁻⁷। डिस्टेंस कितना आया, 25 इंटू 10⁻⁻²। 25 से 625 कटेगा, 25 का स्क्वायर होता है 625, तो 25 से 625 को काटोगे 25 ही आंसर आएगा। ठीक है ना। ये 9 को 25 से मल्टीप्लाई करो, 9 पंजे 45 का 5 कैरी गया 4, 9 2 18, 18 प्लस 4 22। ठीक है ना। 225 इंटू ये +9, ये -7 +2, ये -2 पर गया +2 +2 +2 +4, 10⁻⁴ कूलम आंसर। समझा अच्छे से। ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 9। 2.25 इंटू 10⁻⁶ करेक्ट आंसर। उसने क्या किया, पॉइंट को 2 नंबर पीछे लिया, तो 2 नंबर पीछे गया +2, तो ये +4 +2 +6 सेम आंसर है, कुछ फर्क नहीं। ये कौन सा हो गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, हरकत मत करो। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, द डाइपोल मोमेंट, दिखाई दो, द डाइपोल मोमेंट ऑफ अ वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल, एक सिंगल वाटर मॉलिक्यूल। तो एक सिंगल वाटर मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट है। इधर ध्यान से देख, कर लेंगे खुद से, 2 क्वेश्चन है, होमवर्क दे दो कर लो खुद से, मेरे को भी कोई इंटरेस्ट नहीं फिर पढ़ाने। इज्जत अली से जैसा बैठे ना इतनी देर से वैसे बैठे रहो। क्या बोला देख, फिर अ वाटर मॉलिक्यूल, एक वाटर मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट दिया है, तो इसको मैं स्मॉल पी ले लेता हूँ। क्या लेता बोल, स्मॉल पी। कितना दिया है स्मॉल पी, 6.3 इंटू 10⁻⁻30 कूलम मीटर। आगे देख, ठीक है, आगे देख, अ सैंपल ऑफ वाटर। अब वाटर का सैंपल है, अब एक वाटर का सैंपल आप लोगे थोड़ा बहुत, तो उसमें एक मॉलिक्यूल रहेगा क्या, बहुत सारे मॉलिक्यूल रहेंगे। कितने मॉलिक्यूल है देख, कंटेन्स 10⁻21 मॉलिक्यूल्स। कितने मॉलिक्यूल्स है इसमें, 10⁻21 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसको कैपिटल एन ले लेता हूं। क्या लेता बोल, कैपिटल एन। कितना दिया रे, 10⁻21 मॉलिक्यूल्स। आगे देख क्या बोला उसने,
whose dipole moments are all oriented in electric field of strength 2.5 into 10⁵. अब एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और सारे के सारे वाटर मॉलिक्यूल का जो डाइपोल मोमेंट है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, यानी सबका डाइपोल मोमेंट एक ही डायरेक्शन में, अलग डायरेक्शन में नहीं। अलग डायरेक्शन में रहता है तो एक का डाइपोल मोमेंट दूसरे का डाइपोल मोमेंट एक दूसरे को क्या करता है, कैंसिल। लेकिन सब एक ही डायरेक्शन में तो क्या होगा, एड अप होगा। क्या होगा बोल, एड अप होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या दी है, देख इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या दी है, E इज इक्वल टू 2.5 इंटू 10⁵। तो इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है मुझे 2.5 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम। आगे देख क्या बोला उसने, कैलकुलेट द वर्क टू बी डन। क्या निकालना अपने को, वर्क डन। वर्क डन मतलब W। कैलकुलेट द वर्क टू बी डन टू रोटेट द डाइपोल्स। इन सारे डाइपोल्स को रोटेट करना है, कहां से कहां, फ्रॉम देयर इनिशियल ओरिएंटेशन θ1। θ1 मतलब कौन है, θ0। कितना दिया θ0, 0 एंड to one in which all the dipoles are perpendicular to the field θ2 90। θ2 मतलब सिर्फ θ ना, कितना दिया है 90। एकदम सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले टोटल डाइपोल निकालो, तो इधर ध्यान से देखो, टोटल डाइपोल एड अप हो रहा है ना पूरा, टोटल डाइपोल मोमेंट, इसको P बोलते हैं हम लोग, P क्या बोलते हैं इसको, P। तो एक मॉलिक्यूल का कितना है, स्मॉल p, टोटल मॉलिक्यूल कितने हैं, n। तो टोटल डाइपोल मोमेंट कितना रहेगा बोल, n इंटू स्मॉल p। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वर्क डन, वर्क डन क्या होता है बोल जल्दी, कैपिटल P E cos θ0 माइनस cos θ। एक कैपिटल P की मैं क्या लिख सकता हूँ बोल, n इंटू स्मॉल p E cos θ0 कितना है रे, 0, और θ कितना है 90। क्या बनेगा देखिए, n की वैल्यू, हाउ मच इज द वैल्यू ऑफ n, 10⁻21। स्मॉल p 6.3 इंटू 10⁻−30। E कितना बेटा, 2.5 इंटू 10⁵। cos 0 1, cos 90 0, 1 माइनस 0 कितना आएगा 1। तो उसको नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, बाकी का सब मल्टीप्लाई कर देंगे। देख क्या क्या दिया है, 6.3 इंटू 2.5 15.75, कितना बेटा 15.75 इंटू, इधर देख +21 +5 कितना हुआ, +26, -30 +26 -4 जूल। ये आ गया आंसर, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 10। आगे देखेंगे अभी क्वेश्चन नंबर 11। ये इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 में ना कुछ चीजें जबरदस्ती की दी हुई है। वो क्वेश्चन क्या है वो खुद मेरे को भी नहीं समझा, किसको भी नहीं समझा, कुछ चीजें एक्स्ट्रा दी हुई है उसमें, तो जितना वो क्वेश्चन बोल रहा है ना उतना ही करेंगे, ठीक है। देख जरा ध्यान से देख क्या बोला उसने, अ चार्ज 6 माइक्रोकूलम इज प्लेस एट ओरिजिन। ओरिजिन के ऊपर 6 माइक्रोकूलम का चार्ज रखा है, डायग्राम भी उसने आपको बना के दे दिया है, ये समझ ओरिजिन है। कौन सा चार्ज रखा है इधर, 6 माइक्रोकूलम। A charge 6 microcoulomb is placed at origin and another charge -5 microcoulomb is placed on the y-axis at position of 0,6,0। तो y-axis के ऊपर एक चार्ज रखा हुआ है, कितना वैल्यू है उसका, -5 माइक्रोकूलम, -5 माइक्रोकूलम। कौन सी पोजीशन पे रखा है वो, 0,6,0। तो देख y-axis पे सो x और z का कोऑर्डिनेट 0 आएगा, y का 6, मतलब बता ये डिस्टेंस कितना, जल्दी बता, 6 है ना, कितना बेटा 6। आगे देख ए, पहले सॉरी हाँ सही है, ए क्या बोला देख, ए कैलकुलेट टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी। एक पॉइंट है पी जहां पर अपने को पोटेंशियल निकालना है, हुज कोऑर्डिनेट्स आर, पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट दिया है, क्या दिया देख 8,0,0। कहां रहेगा वो, यहाँ पे देख, यहाँ पे कहीं एक्स एक्सिस पे रहेगा ना वो, 8,0,0 मतलब एक्स कोऑर्डिनेट है, वाई और जेड 0 है, तो कहां पर है वो, एक्स एक्सिस पे। ये है वो पॉइंट पी, कोऑर्डिनेट है इसका 8,0,0। यहां पर पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, यहाँ पर क्या कैलकुलेट करना है बोल, पोटेंशियल। तो मुझे बता ये डिस्टेंस कितना रहेगा, जल्दी बोल, 8 रहेगा ना बेटा ये, ठीक है। तो यहाँ पर पोटेंशियल निकालना है, तो जो डेटा दिया हुआ है उसको लिखते हैं यहाँ पर। Q1 कितना दिया बेटा देख, Q1, इसको Q1 मान ले, Q1 कितना दिया है 6 माइक्रोकूलम, मतलब 6 इंटू 10⁻6 कूलम। Q2 कितना दिया, Q2 बोल -5 माइक्रोकूलम, यानी कि -5 इंटू 10⁻6 कूलम। अब पॉइंट पी पे पोटेंशियल निकालना है, तो अपने को दोनों डिस्टेंस लगे, इसका भी डिस्टेंस लगेगा और इसका भी डिस्टेंस लगेगा। इसका डिस्टेंस पता है कितने देख, 8। इसका डिस्टेंस मालूम है क्या, नहीं मालूम है ना, तो डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, समझा रहा। तो सब लोग ध्यान से देखो, इसको मैं R1 बोल देता हूँ। तो R1 कितना दिया मेरे को, 8 मीटर दिया, सेंटीमीटर दिया,
मीटर है। कितना बेटा? मीटर। कोऑर्डिनेट लिखने के बाद मीटर लिखा है ना उसके। अब R2 निकालते हैं, इसको R2 बोल देते हैं, सेकेंड चार्ज से डिस्टेंस। ये है ना Q2, ये Q2 है और ये Q1 है। तो सेकेंड चार्ज से डिस्टेंस कैसे निकालोगे? पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं यहाँ पे। लगाओ, क्या रहेगा? R2 का स्क्वायर विल बी 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, 36 और 64 100। ये स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या बनेगा? रूट। तो R2 इज इक्वल टू रूट 100। कितना हो जाएगा ये? 10। R2 हो गया 10, R1 हो गया 8, ये Q1 ये Q2। अपने को क्या निकालना था? पोटेंशियल। तो सब लोग ध्यान से देखेंगे, पोटेंशियल एट पॉइंट P। पॉइंट P का पोटेंशियल क्या रहेगा? पोटेंशियल देख, फॉर्मूला क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और फिर ब्रैकेट में Q बाय आर। याद है? सिस्टम ऑफ चार्जेस का पोटेंशियल निकाले थे, Q बाय आर। तो पहला कौन सा रहेगा? Q1। इधर आएगा Q1 बाय R1 और फिर Q2 बाय, आप दोनों को अलग अलग लिखो या दोनों का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर निकाल लो, एक ही बात है ना। ठीक है, वैल्यूज पुट करते बेटा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 into 10⁻⁹। Q1 हाउ मच इज Q1? 6 into 10⁻⁻6 बाय R1 कितना है रे? 8। Q2 कितना है? -5 into 10⁻⁻6 डिवाइड बाय R2 कितना है बेटा? 10। सॉल्व करेंगे इसको, दोनों में से 10⁻⁻6 बाहर आ रहा है, 9 into 10⁻9, 10⁻⁻6 बाहर आ गया। इधर क्या बचा बोल? 6/8, या फिर इसको कैंसिल आउट करो। 2 3 6, 2 चौक 8, 5 1 5, 5 दूनी 10। कितना बचा देख? 3/4, ये प्लस माइनस माइनस 1/2। ठीक है, सॉल्व करेंगे इसको। और 9 इंटू +9 -6 कितना हो रहे? +3, 3 2 6, 4 1 4, 4 2 8। क्या बनेगा ये? 9 इंटू 10⁻3, 6 में से 4 गया 2 ना, 6 में से 4 गया 2, 2/8। कितना आएगा ये? 1/4, 1/4। 4 से 9 को कैंसिल करो, 4 का 4, 4 दूनी 8। कितना बच गया रे? 1। 4 दूनी 8, कितना बच गया? 2, 4 पंजे 20। तो कितना आ रहा है? V 2.25 इंटू 10⁻3 वोल्ट। ये पहला आंसर आ गया। ठीक है, ये पहला आंसर आ गया। अब बी देखेंगे। बी यहां तक सब ठीक है, यहां तक सब ठीक है। बी वाले में उसने पता नहीं कुछ तो भी दिया है क्या, तो भी देखो सब लोग देखेंगे। कैलकुलेट द वर्क डन, वर्क डन निकालना है। क्या निकालना है बेटा? वर्क डन। तो बी में मेरे को एक बात समझ में आ रही है, क्या निकालना है मुझे? वर्क डन निकालना है। आगे देखो, किस चीज का? टू ब्रिंग अ प्रोटॉन। किसको उठा के ला रहे? प्रोटॉन को। इधर ध्यान से देख, एक प्रोटॉन है, कहां से लेके आ रहे? टू ब्रिंग अ प्रोटॉन फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। इंफिनिटी से एक प्रोटॉन को उठा करके इस पॉइंट P के ऊपर लेके आ रहे हैं। तो इस प्रोसेस में जो वर्क डन लगेगा वो वर्क डन निकालना है। फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट P, ये वर्क डन निकालना है। आगे देखो उसने क्या लिखा है? व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ नेगेटिव साइन? वो पूरा काट दो, वो जबरदस्ती दिया है, नेगेटिव आएगा ही नहीं उधर। और आंसर भी जो दिया है ना वो भी रॉन्ग दिया है। पकड़, चल ध्यान से देख, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। देखिए एकदम सिंपल है। वर्क डन निकालना है। क्या निकालना है बोल? वर्क डन। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? अगर 2 पॉइंट बीच में दिया हुआ है फील्ड के अंदर, या 2 पॉइंट आजू बाजू में दिया है, तो V2 - V1 = W/Q। लेकिन अगर एक पॉइंट इंफिनिटी है तो V = W/Q। याद है, ये कराया था आपको, है ना? तो एक पॉइंट इंफिनिटी है तो क्या रहेगा? V at P = W/Q। ये Q कौन होता है रे? आने वाला चार्ज। ये Q कौन होता है बोल? आने वाला चार्ज। और आने वाला चार्ज है कौन? प्रोटॉन। प्रोटॉन पे चार्ज कितना रहता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। वर्क डन निकालना है, इसको अकेला करेंगे। W = VP इंटू Q ऑफ प्रोटॉन। तो W ऐसे दो, VP। अभी निकाले पॉइंट P पे पोटेंशियल कितना है? कितना पॉइंट P पे पोटेंशियल? 2.25 इंटू 10⁻3। ठीक है ना? चार्ज ऑन प्रोटॉन कितना होता है? 1.6 10⁻⁻19। सर दिया नहीं है, देगा भी नहीं वो, उतनी बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है ना? आगे देखेंगे, 2.25 इंटू 1.6, आंसर आया 3.6। कितना आ रहा है बेटा? 3.6। तो W = 3.6। ये +3 वो -19, कितना वगैरह? +3 -19 बोल 10⁻⁻16 जूल। ये आंसर है। नहीं, इसके टेक्स्ट में अलग दिया, इसके टेक्स्ट में -5.4 दिया हुआ। ठीक है ना? ये राइट आंसर है। तो उसने न्यू टेक्स्ट बुक में आंसर को करेक्ट किया, लेकिन वो पार्ट हटाना भूल गया, सिग्निफिकेंस ऑफ नेगेटिव।
देखो आंसर में नेगेटिव है क्या? नहीं है। समझ में आ रहा अच्छे से? तो ये हो गया अपना लास्ट क्वेश्चन। तो आज आधा जो पार्ट था चैप्टर का, जिसमें अपने को फ्लक्स, गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन, पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी, ये 4 टॉपिक थे। उसकी सारी थ्योरी, सारा डेरिवेशन, सारे न्यूमेरिकल, सॉल्व एग्जांपल, एक्सरसाइज सब हो गया। ठीक है ना? हम नेक्स्ट पार्ट हम लोग चालू करेंगे कैपेसिटर का, तो नेक्स्ट लेक्चर से वो स्टार्ट हो। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। 7 बज रहे डॉट। जाओ ब्रेक ले लो, मैं इसका फोटो ग्रुप में डाल देता हूँ अच्छे से क्लियर लेकर के। ठीक है, लिख लेना।